नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिराज वली खान और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज जिसका नाम है अनमोल कांग्रेसी। इस अनमोल कांग्रेसी के तहत हम सन 89 से पहले के उन कांग्रेसियों से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने कभी भी पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। वो संगठन में किसी पद पर रहें या ना रहें, उन्हें कभी कुछ मिला हो या ना मिला हो, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को बढ़ाने में हमेशा अपना योगदान दिया। ऐसी एक और शख्सियत हमारे साथ हैं आज, जिनका नाम है रमाशंकर द्विवेदी जी, जिन्होंने सन 80 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी और तब से लेकर आज तक कभी कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी। हम उनसे बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, कांग्रेस के साथ उनके सफर को जानेंगे और आप लोगों तक उनके विचारों को पहुंचाएंगे। हम बात करेंगे रमाशंकर द्विवेदी जी से। रमाशंकर जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद कि आपने हमको अपना कीमती वक्त दिया। कांग्रेस के लिए तो समय कांग्रेस के लिए तो आपने अपना जिंदगी का एक बड़ा समय समर्पित कर दिया। तो ऐसे ही लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं जो सीनियर हैं, जिन्होंने 89 से पहले पार्टी ज्वाइन करी थी और अब तक नहीं छोड़ी। हम तो ये समझते हैं कि हम लोग जितना भी आप जैसे लोगों का शुक्रिया अदा करें वो कम है, जितना धन्यवाद दें, क्योंकि आप जैसे ही लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में खास तौर से जिंदा रखा है। तो जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आपने 89 में सन 80 में कब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, किस तरह ज्वाइन की, किससे मार्फत ज्वाइन करी, ये सारी बातें आप अपने शब्दों में बताएं। मैं बीएससी कर रहा था लखनऊ विश्वविद्यालय से जी। उस वक्त स्वर्गीय श्री विपिन बिहारी शुक्ला जी जिलाध्यक्ष थे युवक कांग्रेस के जी। उनके प्रयासों से, और वो हमारे रिश्तेदार भी थे, और चूंकि इंदिरा जी के बारे विचार हम पढ़ते रहते थे, इंदिरा जी के बारे में सुनते, उनके स्पीच सुनते रहते, इसलिए कांग्रेस से एक अपने आप जैसे लगाव पैदा हो रहा था। तो माननीय संजय सिंह जी उस वक्त जो उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनके सामने ज्वाइन किया था, और मुझे फक्र है कि मेरा नियुक्ति पत्र माननीय संजय सिंह जी ने जिला उपाध्यक्ष युवक कांग्रेस का दिया हुआ था लखनऊ। अच्छा, तो उस समय आप बीएससी कर रहे थे। बीएससी तो बीएससी करते वक्त आपने इंदिरा जी को पढ़ा, इंदिरा जी के बारे में जाना। क्या ये मतलब क्या ललक पैदा हुई कि इंदिरा जी को जाने या उनके विचारों को पढ़ें, क्योंकि आजकल के दौर में तो कोई पढ़ना नहीं चाहता है ना। और फिर ऐसे जो महापुरुष हैं या हमारे देश के राजनेता हैं, उनके बारे में तो कोई बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहता। आपने उस समय क्या सोचकर, क्या आपके मन में आया जो आपने इंदिरा जी को पढ़ना शुरू किया? इंदिरा जी के बारे में जो हमने 71 वाला उनका युद्ध जो पाकिस्तान के साथ हुआ, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने विश्व की राजनीति में अपनी दखल बनाई और अपनी पहचान बनाई, उस चीज से मैं तो प्रभावित हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ कि उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन में हिंदुस्तान को उसका सिरमौर बना दिया। हिंदुस्तान अध्यक्ष बन गया था, और अमेरिका और सोवियत संघ किसी भी, चाइना तक किसी भी निर्णय लेने से पहले हिंदुस्तान की तरफ देखते थे। तो मुझे लगा ये एक ऐसी महान लेडी हैं जो इस देश को बहुत दूर तक ले जाएंगी। लेकिन ये देश की बदकिस्मती थी और हम लोगों की थी कि 84 में वो बहुत दुखद परिस्थितियों में हम लोगों को छोड़कर चली गई। देखिए, जब बात कर रहे हैं, अभी आपने जिक्र किया धर्मनिरपेक्ष गुट का और पाकिस्तान वाले युद्ध का, उसके बारे में भी, क्योंकि आपने पढ़ा है इंदिरा जी को, ये सारी चीज़ें जानी हैं, इसको भी अगर आप थोड़ा सा बता सकें, क्योंकि लोगों को ये मालूम नहीं है बातें, और जिनको मालूम है, जिनको आज के दौर में बताई जा रही, उन्हें गलत तरीके से फीड किया जा रहा है कि इंदिरा ऐसी थी, इंदिरा वैसी थी। तो अगर आप इसको थोड़ा सा विस्तार से बता सके कि किन बातों से आप क्या है धर्मनिरपेक्ष गुट?
गुटनिरपेक्ष देश, अच्छा। जो किसी उस वक्त दो ध्रुवीय विश्व राजनीति चल रही थी। एक गुट था अमेरिका के साथ, एक सोवियत संघ के साथ था जी। इंदिरा जी ने उनसे अलग पॉलिसी बनाई अपनी। अच्छा। और इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन को खड़ा कर गए थे, लेकिन इंदिरा जी ने उसको विस्तार दे दिया और उसमें 156 देश शामिल हो गए थे। अच्छा, इंदिरा जी के प्रयासों से? इंदिरा जी के प्रयास 156 देश। 156 देश। अच्छा, तो ये जो विश्व की दो ध्रुवीय राजनीति चल रही थी, उसको एक और तीसरा ध्रुव पैदा कर दिया था इंदिरा जी ने, जिसमें छोटे और गरीब देश सारे साथ में खड़े थे, शामिल थे। तो उस गुट का मकसद क्या था, क्यों बनाया गया था? क्योंकि ये दोनों लोग अपनी व्यापार चलाने के लिए छोटे और गरीब देशों का शोषण करते थे। उस शोषण से मुक्त दिलाने के लिए इंदिरा जी ने प्रयास किया, जवाहरलाल नेहरू ने प्रयास किया था, जिसको इंदिरा जी ने विस्तार दिया। और वो 71 वाली बात, 71 युद्ध में मैंने राजाओं और महाराजाओं के बारे में सुना था, लेकिन इंदिरा जी की और उस वक्त अमेरिकन राष्ट्रपति निक्सन की जो वार्ता हुई थी और वो लीक हो गई थी, बाकायदा समाचार में आ गई थी, पेपरों में भी निकली थी। जिस तरीके से उन्होंने निक्सन से बात की थी, मुझे नहीं लगता आज भी किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उस स्थिति से अमेरिका राष्ट्रपति से बात कर सकता है। क्या वो बातचीत थी जो लीक हुई थी? अगर कुछ भी शब्द याद हो, क्या वो बातचीत थी? अगर कुछ भी थोड़ा बहुत याद हो, पढ़ा हो। निक्सन ने इंदिरा जी से कहा था कि मैडम, हिंदुस्तान को इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा जो आप एक तरफा आक्रमण कर रही हैं पाकिस्तान पर। अच्छा, ओके। इंदिरा जी ने कहा था कि हिंदुस्तान किसी का पिछलग्गू नहीं है और वो अपने निर्णय खुद लेता है, और अगर आपको पाकिस्तान से इतनी हमदर्दी है तो उनसे ये कह दीजिए कि 24 घंटे के अंदर या तो वो आप समर्पण कर दें, वरना हमारी फौजें इस्लामाबाद में अगली सुबह नाश्ता करेंगी। अच्छा, ये शब्द थे वहां पे। उसके बाद अच्छा, ये इंदिरा जी के शब्द, इंदिरा जी के शब्द थे, यही अच्छा शब्द थे। उसके बाद ये एक अकल्पनीय चीज हुई जो विश्व के सामने कि 24 घंटे के बजाय 18 घंटे में जनरल नियाजी के नेतृत्व में पाकिस्तान की सेना ने बांग्लादेश में समर्पण कर दिया था हिंदुस्तानी सेना के आगे। और जैसी मुझे जानकारी है, ये अब तक का सबसे बड़ा किसी भी सेना का आत्मसमर्पण है। किसी भी सेना का अब तक का, अभी तक इतनी बड़ी तादाद में किसी भी सेना ने किसी दूसरी सेना के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। उसके बाद फिर खैर आप यूथ कांग्रेस की राजनीति से और आगे कहाँ बढ़े? यूथ कांग्रेस की राजनीति से हम रहे 84 तक। 84 में बैजनाथ कुलील जी उस वक्त हुआ करते थे राजस्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में। अच्छा। और फिर 84 में ही इंदिरा जी का दुखद निधन हो गया। और उसके बाद 85 में जब सरकार बन गई तो पहले हलीम साहब जिला कांग्रेस कमेटी के लखनऊ के अध्यक्ष थे जी। इन्होंने हमको संयुक्त मंत्री बनाया था अपनी कमेटी में। फिर विधायक चौधरी ताराचंद सोनकर जी जिला अध्यक्ष हुए, उन्होंने हमको उपाध्यक्ष बनाया था जिला कांग्रेस कमेटी में। जी, अच्छा। तो ये हलीम साहब, ताराचंद सोनकर जी, इनके परिवार के कोई लोग राजनीति में हैं, कांग्रेस में हैं या नहीं है? नहीं है, कोई लोगों से संपर्क नहीं। ताराचंद सोनकर साहब खत्म हो गए, हलीम साहब खत्म हो गए जी, इसलिए कोई संपर्क नहीं। तो उनके परिवार के कोई लोग कांग्रेस में ऐसे नहीं है जिनसे संपर्क हो? नहीं। अच्छा। फिर जिले की राजनीति के बाद आप किन किन और पदों पर रहे? जिले की राजनीति के बाद हम मुख्य कांग्रेस से राजीव जी के बाद हमें नेगलेक्ट जैसे किया जाने लगा कि मुझे एहसास हुआ। अच्छा। लेकिन कृष्णा रावत जी विधायक थी
तेज तर्रार थी, उनके साथ हम लोग लगे रहे। मैं शिक्षक प्रकोष्ठ में प्रदेश महामंत्री बना, विचार विभाग में प्रदेश महामंत्री बना, लेकिन प्रकोष्ठों में ही मैं रहता चला आया जी। और एक मेरे अपने जीवन की जो घटना है जिसका मुझे आज तक अफसोस है और अपनी किस्मत पर मैं दोष देता हूँ, किसी को दोष नहीं जी। 2009 में राहुल जी के जन्म दिवस पर समरसता दिवस मनाया गया था जी। उसका मैंने पश्चिम क्षेत्र में बड़ा व्यापक आयोजन किया था और पश्चिम क्षेत्र में चुनाव होने जा रहे थे, उपचुनाव 2009 में बसपा सरकार थी। मेरा नाम दिल्ली तक गया था और मुझसे कह दिया गया था कि चुनाव आपको लड़ना है। अच्छा। उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष रीता जी और कुछ और लोगों ने अब क्या किया कि वे बताया कि दिल्ली से कहा गया है शहर अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे। तो माननीय श्यामशोर शुक्ला जी शहर अध्यक्ष थे, वो चुनाव लड़े। अच्छा। और वो चुनाव जीते। अच्छा। 89 के बाद इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव कोई भी कांग्रेस सिर्फ एक लौता वही जीती है और उसके बाद आज तक उस सीट को जीत नहीं पाई। लखनऊ पश्चिम विधानसभा, लखनऊ पश्चिम में हम लोगों ने मेहनत की, हमारे साथी तमाम जिन्होंने निस्वार्थ भाव से कांग्रेस नहीं थे वो भी लगे थे, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि वो लालजी टंडन की दया थी, ये थी इसलिए जीत गए। बाद में मेरे ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने ये हरवा दिया है। ये सब चीजें होती रही। फिलहाल हम राष्ट्रीय किसान कांग्रेस में नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। अच्छा। और हीरक जयंती समारोह समिति के पर्यवेक्षक हैं। अच्छा। तो हम सबसे ये सवाल करते हैं, पूछते हैं, आपसे भी पूछेंगे कि जब आपने 80 में ज्वाइन करी होगी तो यकीनन आप बीएससी कर रहे थे, यूनिवर्सिटी में थे, नौजवान थे, तो 8-9 साल तो आपने देखा कि कांग्रेस सत्ता में रही, 90 में चली गई। उसके बाद से अब तक इतने लंबे अरसे आपने कांग्रेस पार्टी में क्या सोच के गुजार दिए? क्योंकि इस देश के लिए कांग्रेस के अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं। अच्छा। उसकी वजह? उसकी वजह है कि विचारधारा। कांग्रेस सरकार में दो चीजें हैं जो खत्म की गई हैं। जब तक कांग्रेस सरकार थी और राजीव जी उसको मजबूत करना चाहते थे, पंचायती राज व्यवस्था, इसी के साथ न्याय पंचायतें होती थी। ठीक है। 5 ग्राम सभा 4 ग्राम सभा मिलाकर के एक न्याय पंचायत बनाई थी। और गांव के छोटे मोटे मसले जो फौजदारी संबंधित हैं, झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, ये फैसले गांव के अंदर ही न्याय पंचायत में होते थे। तो लोगों को न्याय तत्काल मिल जाता था, उनका पैसा न्यायालय नहीं दौड़ना पड़ता था, अपराध कम होते थे। उस चीज को खत्म किया गया 89 के बाद से। दूसरी चीज, हम अपने गांव में 89 के बाद खत्म किया गया है, यानी 89 के बाद से कांग्रेस की सरकार तो है, तो गैर कांग्रेसी जो भी सरकारें आई, सपा, बसपा और भाजपा, इन्होंने खत्म उसको कमजोर करती रही। अब की भाजपा सरकार ने उस अध्यादेश को ही, न्याय पंचायत अधिनियम को ही खत्म कर दिया। भाजपा सरकार ने न्याय पंचायत अधिनियम खत्म हो गया। क्या था ये न्याय पंचायत अधिनियम, अगर आपको थोड़ा सा? उसमें सदस्य चुने जाते थे, हर गांव सभा से 2-2 सदस्य। हर ग्राम सभा से 2 सदस्य। ठीक है। और अगर मान लिया 5 ग्राम सभा है, 10 सदस्य होते थे, 10 में एक सरपंच चुना जाता था। ठीक। गांव का किसी का मसला होता था तो उसको वो वहाँ शिकायत करता था। उसका एक दूसरे दिन तीसरे दिन एक पंचायत बैठती थी जिसमें वो सब बैठते थे, सदस्य के रूप में सरपंच, वो गांव के लोग गवाही देते थे, वहीं फैसला हो जाता था। अच्छा, ये आधिकारिक समिति थी? ये आधिकारिक समिति, न्याय पंचायत आधिकारिक समिति। उसका जो फैसला होगा, हाँ, वो सरपंच का वो मान्य होता था। वो मान्य होता था। वो वो जुर्माना कर सकते थे। अच्छा, तो ये व्यवस्था खत्म कर दी गई। व्यवस्था खत्म कर दी गई। इससे क्या दुष्प्रभाव आज रहा है? करोड़ों मुकदमे हो गए हैं, गरीब मुकदमों में मरा जा रहा है। मेड़ और खेत के जो लड़ाइयाँ, जो झगड़े थे, जो वहीं निपट जाते थे, वो खत्म हो गए। वो अब सीधे कचहरी और तहसील और पुलिस के चक्कर में। जी, खैर, ये तो बात हो गई सरकार की।
और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज है, हाँ बताएं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमारे घर के सामने, ठीक सामने रसूल बाबा रहा करते हैं, बगल में चौधरी चाचा रहते थे, रसूल वो शेख बिरादरी के थे, ये गद्दी बिरादरी के थे, और थोड़ा आगे बढ़ के ठाकुर जंग बहादुर सिंह रहते थे, मेरे बाबा और सब लोग। तो ये निकलते थे तो ये आपस में सब राम राम भैया, ठाकुर साहब राम राम, हाँ रसूल भाई राम राम, ये चलता था, जिसमें कोई संकोच नहीं। वो मुस्लिम है, हिंदू है, लेकिन बीजेपी और मुलायम सिंह ने मिल करके जो गेम खेला, उसके बाद ये कर दिया जय श्री राम बोल करके, जैसे उस एकता को छिन्न भिन्न कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का आपने जिक्र करा तो समझ में आती है, लेकिन आपने मुलायम सिंह यानी समाजवादी पार्टी का नाम लिया, ये क्यों लिया, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में 77 वो मैंने पढ़ा था। 77 में सारे दल भाजपा के साथ थे, यही जनसंघ थी तो और सब ये कर रहे थे, क्योंकि इनका एक मौका मकसद है कांग्रेस कमजोर करना। कांग्रेस कमजोर हो, गांधी परिवार कमजोर हो, क्योंकि ये अराजक और उठाईगी टाइप के जितने दल हैं, इनको वही रोक सकती है। उसके बाद क्योंकि उस वक्त इंदिरा जी का इतना विराट व्यक्तित्व था और संगठन में भी ईमानदार लोग थे। एक चीज हम और इस वक्त सब्जेक्ट से हट के बोल रहे हैं, हमने देखा है 89-90 तक ये स्थिति थी कि बाहर से कोई भी आदमी कांग्रेस में आता था, वो विधायक बना दिया जाता था, सांसद बना दिया जाता था, मंत्री बना दिया जाता था, लेकिन ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बनता था। अच्छा, मतलब संगठन में उसको जगह नहीं दी जाती थी, जिसको की पोस्ट कहते हैं। कोई भी अध्यक्ष वाली जगह, ब्लॉक अध्यक्ष कहीं भी। और ये चीज हर दल यही करता है। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम है, लेकिन संगठन में कुछ नहीं है बीजेपी। आज हमने तो ये जो बाहर से आने वालों को अपने संगठन का सिरमौर बना दिया, उन्हीं को सौंप दिया है, और ये लोग सिर्फ गांधी परिवार को कमजोर कर रहे हैं। तो इन दो चीजों की वजह से हमने नहीं छोड़ा कि कांग्रेस आज नहीं तो कल सुधर जाएगी, कल लोगों को मालूम होगा कि बेहतर क्या है, कल समझेंगे, कांग्रेस के लीडर समझेंगे कि कैसे क्या हमें चलना चाहिए। परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरे परिवार में मेरे माता पिता जी हैं जी, मेरी पत्नी है, अच्छा, मेरी 3 बच्चियां हैं जी, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक MBBS कर रही है, अच्छा, हाँ, एक लड़का है जो भी काम कर चुका है, उसी कर रहा है। अरे वाह। तो बच्चे पढ़ाई लिखाई करके अपने अपने प्रोफेशंस में, कोई आपके घर से सियासी विचार नहीं रखता है जो पार्टी में आए? 2009 के बाद टूट गया हूँ मैं। अच्छा, मेरा भैया मैं बिल्कुल टूट गया हूँ 2009 टिकट ना मिलने की वजह से? टिकट नहीं, ये धोखेबाजी थी, मुझसे पहले भी कहा जा सकता था। इस बात का आपको कष्ट है, दुख है? दुख है इसके बाद कि उसके बाद आरोप लगाया गया कि इनकी वजह से हार गया ये सीट। वो सीट तो जीत गए थे, उस चुनाव जीत लिए थे, उसके बाद नहीं जीती दोबारा। उसमें आपके लिए कहा जाता है। अच्छा, तो और उस समय के कुछ लखनऊ के नेता या ऐसे कुछ कार्यकर्ता जिनके बारे में आपको याद हो, जो आपको याद हो? मुझे नेता याद हैं, लेकिन जो नेता याद हैं आज वो है नहीं दुनिया में। हलीम साहब याद हैं, कभी भी ये नहीं लगा उनके साथ मैंने काम करता था कि हमारे बड़े भाई नहीं हैं कभी भी। वीर बहादुर सिंह जी मुझे याद हैं, हम लोग युवक कांग्रेस में थे। वीर बहादुर सिंह जी कौन? वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री रह चुके थे, मुख्यमंत्री रह चुके थे, मैं इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ कि वीर बहादुर सिंह जी। अच्छा, वीर बहादुर सिंह जी की एक सबसे बड़ी खास चीज थी कि हम लोग जैसे किसी धरना प्रदर्शन में बुलाए गए, मोटरसाइकिल वगैरह लेके, कभी इतनी गाड़ियां भी नहीं थी, 2-3 लोग इकट्ठा आते थे, और वापस जब जाने से पहले वो कार्यकर्ताओं से एक एक के मुलाकात करना, और उनकी जेब में 100 रुपए निकलते थे, 100 डाल देते थे, 200 निकले 200 डाल देते थे। उस टाइम पर 100-200 की बड़ी माने लगती थी। अच्छा, तो उन टाइप के नेताओं को ये ख्याल था कि हमारा कार्यकर्ता अगर दिन भर आया है और लगा हुआ है तो वो कैसे पेट्रोल डलाएगा और कैसे अपना खाना खर्चा चलाएगा।
घर वालों पे बोझ न बनेगा। आज स्थितियां बिल्कुल परिवर्तित हो चुकी है महाराज भाई। आज के लीडर ये चाहते हैं कार्यकर्ता अपने घर से पैसा लेकर के आए और उनका स्वागत करें। और कोई यहाँ पर के ऐसे और आज इसी तरीके से तब बहुत लोग थे। हलीम साहब बता दिया, राजा विजय कुमार त्रिपाठी थे, ये भी वर्कर की सुनते थे, लेकिन हलीम साहब में उनमें जमीन आसमान का अंतर था। उनसे सारी बातें की जा सकती थी, इनसे नहीं की जाती सकती थी कि ये राजा ठीक थे। चौधरी ताराचंद सोनकर जी, वो भी बहुत बेहतर थे। कृष्णा रावत जी थोड़ा तेज तर्रार थी, कुछ भी बोल देती थी, लेकिन जुझारू महिला थी। अगर किसी वर्कर पर मुसीबत पड़ती थी तो वो जाके खड़ी होती थी, भले रात में 12 बजे। वो ये चीज कृष्ण रावत जी का परिवार नहीं, उनके परिवार उनकी बेटी है कोई? हाँ, उनकी बेटी कोई नहीं, उनकी शादी नहीं हुई थी। शादी हुई भी थी तो बेटी नहीं है उनकी। वो बुआ हुआ की लड़की उनकी कोई है। हाँ, जो उनके साथ दो रहती थी, उनमें एक शायद कोई कांग्रेस में है, एक कांग्रेस में थी, पता नहीं है क्या है क्या। अच्छा, अब नहीं मालूम। तो हम जब से खत्म हो गई हम नहीं कर पाते। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है, मेरे मन में अक्सर विचार आते हैं और हम अपनी वीडियोस में इन लोगों के बार बार नाम लेते रहते हैं, खास तौर से हम पूछते रहते हैं कि हमें पता करना चाहिए कि इनका परिवार कहाँ है। बिल्कुल करना चाहिए। अगर है तो उनमें कौन लोग कहाँ हैं, कितने लोग उनके कांग्रेस से जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं। अगर नहीं जुड़े हैं तो हमें कम से कम उनके परिवार के एक एक सदस्य को कम से कम कांग्रेस पार्टी से जोड़ना चाहिए। बिल्कुल, हम उन्हें छोड़े हुए बैठे, तो ऐसा मेरा विचार आता है। ये आपका विचार बहुत उचित है जी। ये सबसे बड़ी कमी हमारी पार्टी की हो गई कि हम अपने लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, दूसरों के पीछे भाग रहे हैं। अपने वर्कर को तो देखना ही पड़ेगा आपको। जी। और ऐसी कोई सियासी घटनाक्रम अच्छी बुरी जो आपको याद हो, जो आप लोगों को बताना चाहें, लोगों के सामने शेयर करना चाहें? एक 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मेरी मुलाकात राहुल जी से हुई थी। अच्छा, के माधवन साहब से जी मुलाकात हुई थी 24 अकबर रोड पे, दिल्ली। हाँ, के माधवन साहब थे, अहमद पटेल साहब थे, दोनों लोगों के सामने गए थे और उन्होंने अपने कीमती समय में मुझे करीब 10 मिनट समय दिया था, मेरी बातें सुनी थी और ये कहा था कि द्विवेदी जी अगर कांग्रेस सरकार आती है तो मैं आपके बारे में विचार अवश्य करूंगा। राहुल जी ने कहा था ये बात राहुल जी ने कही थी। माधवन जी अभी जीवित हैं, अहमद पटेल साहब अब नहीं है। राहुल जी से मिलकर आपकी जो एक कहते हैं ना फीलिंग या आपका जो विचार आता है, उनसे मिलकर आपको कैसा महसूस होता है? क्योंकि राहुल जी के बारे में इस देश में जितनी गलत बयानबाजी की गई है और उनकी छवि को जिस तरह से धूमिल किया गया है, आपको क्या लगता है? आपकी भले 10 मिनट की मुलाकात हो, लेकिन मिलने पर एक इंसान से उसके रवैये से पता चल जाता है कि कौन कैसा है। हिंदुस्तान की राजनीति में हाँ, अगर इस वक्त कोई ईमानदार शख्स एक भी है तो वो राहुल गांधी है। और मैं तो उनमें राजीव जी की छवि देखता हूँ, लेकिन उनको लोग दबाए हुए हैं, कांग्रेस के लोग। हम उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, हम कांग्रेस में हैं, जानते हैं उनकी मदद नहीं कर रहे हैं। राहुल जी जैसा व्यक्ति मिलेगा ही नहीं। ये देश कैसे उनकी मदद करना चाहिए, क्या करना चाहिए ऐसा? राहुल जी जिस वक्त 19 का चुनाव हारने के बाद उन्होंने जो इस्तीफा दिया था और पहले मीटिंग कार्य समिति चल रही थी और सबसे बातचीत हो रही थी, तो कई बोले कि इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो सारी ये मठाधीश बैठे हुए थे, कोई नहीं बोला। तो उन्होंने कहा जब कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। क्या उस वक्त इन लोगों की नैतिकता नहीं होनी चाहिए कि सारे कार्य समिति के सदस्य, सारे महासचिव, सबको इस्तीफा दे देना चाहिए था? 24 अकबर रोड को इस्तीफों से पट जाना चाहिए था। लेकिन ये सिर्फ इस चीज का इंतजार वो लोग कर रहे हैं कि राहुल जी चूंकि इस परिवार पर खतरा बहुत है, उनका हो जाए तो एक बार उनकी हत्या पे भी हम सत्ता का मजा ले लें। बड़ा आप बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन खैर हम लोग तो चाहेंगे कि राहुल जी की लंबी उम्र हो और जिस तरह से वो संघर्ष कर रहे हैं
वो किसी से छुपा नहीं है। राहुल जी के साथ तो ये धोखेबाजी तक की गई, बड़ी चीज है। आप चाहिएगा तो इसे रखिएगा, न चाहिएगा तो निकाल दीजिएगा, आपके लिए नुकसानदेह हो सकती, मेरे लिए नहीं, कुछ नहीं नुकसान, मेरे लिए भी कुछ नुकसानदेह नहीं है। उस व्यक्ति को राहुल जी के कैंप पे रखा गया और उसको उत्तर प्रदेश प्रभारी का निजी सचिव बनाया गया, जिसने राजीव जी की मूर्ति पर जूतों की माला पहनाई थी। आप कैसे प्रदेश का आदमी आप पर भरोसा कर लेगा? अगर आप अपने पुरखों के सम्मान नहीं कर पाते, उसको बचा पाते हैं, तो उस प्रदेश का सम्मान कैसे बचाएंगे आप? मगर इस बात पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा शायद पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी एक दो नेताओं पे ऐसे आरोप लगे हैं कि जिन्होंने इंदिरा जी के पोस्टर फाड़े, जलाए, और उसके बाद उनको संगठन में अहम जिम्मेदारी दी गई। मैं जिन लोगों का जिक्र कर रहा हूँ, नाम अभी नहीं लेना चाहेंगे वीडियो पर, मगर पहले भी ऐसी बातें कही गई हैं कि फलाने ने, किसी नेता ने जो संगठन में अहम पद पे रहा, उसने कभी विरोध किया हो। तो बहरहाल ये तो बातें हमारी लेकिन ये एक चीज बढ़ती जा रही है विराट भाई, तो आप समझ रहे हो। पहले पोस्टर फाड़ते थे, उसको जब हमने गले लगाया तो अब जूतों की माला पहनाने वाला वही गले में लगाना पड़ रहा है। ये बदकिस्मती कांग्रेस की है, ये बदकिस्मती गांधी परिवार की है। आपके सफर के बारे में, हम जो कांग्रेस के साथ आपका सफर रहा है, हम उसके बारे में ज्यादा चर्चा करना चाह रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि अब आपका क्या, अभी भी आप पार्टी के साथ उसी तरह क्या करेंगे? इस उम्र में कहाँ जाएंगे? नहीं, सियासत में आज कहाँ होता? आज हमारी इतनी उम्र नहीं है कि मैं अपने कांग्रेस भाइयों से कह दूं कि ये सारे नाकारा लोग हैं, इनको निकाल दीजिए, दूसरी कांग्रेस खड़ी कर दीजिए, वरना मैं ये करता, बोले भीख मांगनी पड़ती मुझे। तो किस तरीके से कांग्रेस को लूट रहे हैं ये पूरा प्रदेश देख रहा है। लेकिन कांग्रेस में तो आप देखें, राष्ट्रीय स्तर से लेकर और प्रदेश स्तर तक जिस तरह बदलाव हो रहा है, इतने समय के बाद संगठन का चुनाव हुआ, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया, बहुत अच्छी चीज हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इस जगह पे एक चीज लिया है जो कल ही मैं विचार कर रहा था और उस पर मैंने कहीं सोशल मीडिया कुछ लिखा भी था। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए जी, थरूर जी चुनाव हार गए, लेकिन दोनों ने हाथ मिला के कहा कि ना हम हारे ना तुम जीते, अब आगे बिल के काम करना है जी। उसके बाद एक माननीय मधुसूदन मिस्त्री जी हैं जो बीजेपी से आए हुए थे, जिनको कांग्रेस ने इतना सम्मान दे दिया कि अपने राष्ट्रीय चुनाव का राष्ट्रीय अधिकारी बना दिया। उन्होंने शुरू किया कि थरूर के लोगों ने आरोप लगाया, एक राज्यसभा सांसद हैं, 2-3 बार हो चुके हैं, उनके परिवार को सब कुछ कांग्रेस ने दिया है, उनको भी सब कुछ दिया है, जबकि उन्होंने आज तक सभासद एक नहीं दिया कांग्रेस को उन्होंने आपस में बैलेंस कर ली। तो ऐसे कैसे होगा? इस वक्त तो हमें लग के सिर्फ कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। अगर कांग्रेस रहेगी तो ये देश रहेगा, कांग्रेस नहीं रहेगी तो स्थितियां बहुत गंभीरता की ओर जा रही हैं। आपका मानना है कि इस देश के लिए कांग्रेस ही एक विकल्प है, एक विकल्प है। खैर, वीडियो को आगे बढ़ाएं और आपसे जितने भी बात होती रहेगी वो कम हो जाएगी, लेकिन हमारा भी एक टाइम है, तो अब इस वीडियो को अंत की ओर ले चलते हैं, ख़त्म करने की। कोई और ऐसी बात अपने और कांग्रेस के रिश्तों के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें, बताना चाहें? कांग्रेस की एक चीज हमें और अच्छी लगी थी, सन 83 या 82 का है मामला, ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट है, आप जानते हैं जी। बिजनौर में एक महिला के साथ थाने के अंदर अभद्रता हुई थी जी, और शायद वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे उस वक्त, और उसको विरोधी दलों ने बहुत उठाया था, नारा चला था, इंदिरा तेरे जमाने में महिला लुट गई थाने में। 4-5 दिन बाद जब इंदिरा जी को, उस वक्त इतने संचार साधन नहीं थे, तत्काल सब चीजें जब उनको ये चीज मालूम हुई, तो सबसे पहले तो उन्होंने वीर बहादुर सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया था। अच्छा। डीएम और एसपी वहां के जेल चले गए थे, पूरा थाना समेत। ये किस समय की घटना है? ये 82 या 83 की, बिजनौर की। बिजनौर। इंदिरा जी ने
सरकार गिरा दी थी। सरकार दूसरा मुख्यमंत्री दूसरा चेंज श्रीपद मिश्रा जी हो गए इस घटना पर। अच्छा, पंडित कमलापत त्रिपाठी को उन्होंने हटा दिया था, सिर्फ पीएससी का विद्रोह हुआ था उनका। अच्छा, तो ये सब घटनाएं, इन पे बात करनी चाहिए और इन पे बात आज कांग्रेस क्यों नहीं पनप पा रही, हम आपको बताएं। आज कोई चीज हम आप छिपा नहीं सकते, सोशल मीडिया का जमाना है। जो गांव में खेत में हल जोत रहा है, घास छील रहा है, वो भी देख रहा है क्या हो रहा है। हम झूठ बोल करके अपना नुकसान करते जा रहे हैं। राजीव जी ने 89 के बाद जब चुनाव चल रहे थे, इसी हरदोई में जनसभा में कहा था कि कांग्रेस के अंदर दलाल और मक्कार टाइप के लोग घुस गए हैं, जिनको हमें देखना है। यहाँ पे अगर 100 रुपए रिलीज होता है तो 10 रुपए नहीं पहुंच रहा है पब्लिक के पास, बीच में खाए जा रहे हैं। राजीव जी की बदकिस्मती से न रहने के बाद हम लोगों ने उनकी बात मान के अपने पुरखे का अपमान करते हुए उन्हीं लोगों को गले लगाना शुरू किया और उस बात को निकलने न पाए दबाना शुरू कर दिया। ये हमारे लिए सबसे बड़ा कार्य साबित हुआ कांग्रेस को, जो हम 89 से आज तक आ नहीं पाए। सच स्वीकार कर लेंगे उसी दिन, जब जनता बहुत भोली है हिंदुस्तान की, आपको गले लगा लेंगे। तो इस तरह इस सफर को तो कांग्रेस को, इसलिए कांग्रेस हम नहीं छोड़ सकते हैं जी। कांग्रेस की हमारी यादें बहुत अच्छी है जी। लोग गड़बड़ आ गए हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं गलत हो गई। और राहुल जी से हमें बहुत उम्मीद है अभी भी जी, पूरी तौर से कि एक बार अगर उनको पूर्ण नियंत्रण अपने उनके हाथ में आया तो परिवर्तन नीचे तक दिखाई देगा। ये मैं 5-10 मिनट की जो हमारी मुलाकात हुई है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। चले रमाशंकर जी, आपका फिर से एक बार धन्यवाद देंगे कि आपने इतना वक्त हमको दिया, और चाहेंगे कि इस तरह के आप सीनियर लोगों से मेरी मुलाकात होती रहे, बात करते रहें। काफ़ी अच्छी बातें निकल के आती हैं और इसी तरह आप लोगों का आशीर्वाद और इसमें हमको मिलता रहे। हमारे लिए जब भी आप जहाँ बताएंगे मैं जी तैयार है जी। आप तो हमारे यूं भी करीबी हैं। बिल्कुल। हम वो आपके ही दादाजी के मेरे बाबा समर्थक थे, वहाँ पे बहुत बड़े हैं, आपको मालूम होगा। जी, पारिवारिक जुड़े हुए हैं। हाँ जी। सब जब भी आप चाहेंगे इससे हमें बहुत प्रसन्नता हुई और अपने भतीजे पर बड़ा गर्व है कि हमको मौका दिया अपनी बात कहने का। नहीं बिल्कुल। तो ये जो हमारी मुहिम चल रही है अनमोल कांग्रेसी, इसके लिए अगर आप 2 शब्द कहना चाहें या कुछ अपील करना चाहें। ये बहुत अच्छी एक मुहिम चलाई है आपने। इससे हमारे जैसे तमाम हजारों कांग्रेसी अभी भी जो उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, वो मिल करके कम से कम एक दूसरे से लगाव होगा, एक दूसरे के बारे में जानेंगे, तो कहीं न कहीं मिलने की भी कोशिश एक दूसरे से करेंगे, तो इससे संगठन को भी फायदा होगा। और हो सकता है संगठन के कर्णधार जो देख रहे हैं वो कुछ चीजें इसमें बेहतर थी पहले, आज या नहीं ठीक है, उनको दुरुस्त करने की कोशिश करें। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, संजीवनी का काम कर रहे हैं। शुक्रिया। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि आपने जो बात कही कि जो पुराने कांग्रेसी हैं उनको कहीं पे एक जगह पे एक दूसरे से मिल पाएंगे, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक ऐसा भी कार्यक्रम आयोजित करें जिसमें उन तमाम पुराने कांग्रेसी जिन लोगों का अभी तक फिलहाल मैंने इंटरव्यू लिया है उनको एक जगह पर लाकर और उनके साथ भी एक अच्छी चर्चा करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको भी बताएंगे। तो बहरहाल ये था आज के हमारे अनमोल कांग्रेसी रमाशंकर द्विवेदी जी, जिनकी बातों को आपने सुना। कुछ खट्टे, कुछ मीठे अनुभव, कुछ गिले शिकवे, लेकिन ये गिले शिकवे ऐसे नहीं हैं जो पार्टी से ऊपर हों। पार्टी के लिए जब पार्टी में लोग रहते हैं तो इस तरह की खट्टे मीठे बातें भी होती हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इन बातों को आप लोग सुन के, समझ के और उसी हिसाब से दें। ये हमारी सीरीज जो लगातार चल रही है, इसको आप लोगों के समर्थन की और ज़रूरत है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए
तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मन में कोई विचार हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हमारा YouTube चैनल मेराज वली आफरीदी जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आप हमारी सारी वीडियोस को लगातार देख पाएं। बेल आइकन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी।